हूँ आपके साथ योगिता सिंह और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही जिंदा दिल, ऊर्जावान और हर दिल अजीज नेहा भट्ट जी। नेहा जी, वेलकम, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा नेहा जी ना हर दिल अजीज पता है क्यों है? वो इसलिए हैं कि नेहा जी का नाम सिर्फ नेहा भट्ट नहीं है। नेहा जी एक चाय वाली के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। पूरी दुनिया उन्हें चाय वाली के नाम से जानती है। और आपको जानकर राइट। बहुत ताज्जुब होगा कि ये एक प्रोफ़ेशन से टीचर रही हैं, टीचर से ट्रांसफ़ॉर्म होकर चाय वाली बनी हैं। दोनों जगह काम उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किया है और तभी लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। नेहा जी, राइट। चाय आपको कितनी पसंद है? बनाकर तो आप सबको पिला रही हैं, पर आपको कितनी पसंद है? जैसे मैं ना 5-5 किलोमीटर दूर तक चाय पीने जाती थी, तो हाँ, मुझे लगा कि मैं इतना दूर तक पहले जाती थी, तो लोग तो मेरे यहाँ पे आएँगे ही ना। इस बिल्कुल। मैं वैसे बोलते हैं ना कि गंदी नाली का कीड़ा वाला डायलॉग मुझे याद है मेरे लिए। मैं चाय के लिए सबसे बड़ी गंदी नाली हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि मुझे कोई अगर बड़ा मग भर के भी चाय दे दे ना, तो मैं पी लेती हूँ। मुझे बहुत पसंद है। ठंडी दो, गरम दो, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे लिए कि मैं ऐसा नहीं पीती। कोई भी बस चाय चाहिए। तो पहले तो मैं जब छोटी थी उसका एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हाँ, हमारे यहाँ पे क्या था कि मिडल क्लास फैमिली से ज़्यादा हम लोग बड़े हुए हैं। हाँ, तो कटोरे में हमको देते थे चाय। चाय। तो चाय का लेवल इतना ही रहता था। अभी क्या है कि हमको ज़्यादा चाय पीने की आदत है। तो इतना देते थे ना तो सब ऐसे आजू-बाजू में देख के फिर पूरा ग्लास भर के पानी डाल देते, हुँ, चाय हुँ। तो पूरा कटोरा ही चाहिए हमको। तो ऐसे बहुत सारे हम मेरे ड्रामास रह चुके हैं चाय के लिए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, चाय में क्या होता है यूजुअली सबकी ना अपनी-अपनी चॉइसेस होती है कि हमें किसके हाथ की चाय पसंद है। कई बार तो हमें सिर्फ़ अपने हाथ की चाय पसंद होती है, कोई दूसरा व्यक्ति ऑफ़र भी करता है तो दिल धक-धक करता है, पता नहीं क्या ही बना के देने वाला है ये हमें। तो आपको हुँ। अपने हाथ की चाय के अलावा भी किसी के हाथ की चाय पसंद है या सिर्फ़ स्ट्रिक्टली अपने हाथ की चाय पीती हैं आप? नहीं, वैसे मैं 12th तक ही घर पे रही हूँ। हाँ। तो उस टाइम पे तो क्या था कि फैमिली कंडीशन की वज़ह से जो मिलता था चला लेते थे। हुँ, पर 12th के बाद जब मैं हॉस्टल में रहना स्टार्ट किया, तो केटली की चाय पीना पड़ता था। हुँ, फिर फाइनली एक स्टेज आया जहाँ पे खुद का रेंटेड हाउस था। तो दिन में 1 बार खुद की चाय बना के पीते थे। हुँ, क्योंकि खुद की चाय बनाते तो पूरा मग मिलता है, बाहर तो ₹10 में जितना देते हैं उतना ही देते हैं। तो हुँ, ऐसा था कि मुझे मेरी चाय बहुत पसंद थी क्योंकि हाँ, मैं ऑलरेडी अ, हर एक जगह की मैं जहाँ जाती हूँ पहले चाय ही ट्राई करती हूँ। मैं भी। तो हर एक जगह की चाय मैंने टेस्ट तो कर ली है। हुँ, पर कहीं-कहीं इलायची वाली चाय रहती है, कहीं अदरक वाली रहती है, कहीं मसाला चाय रहती है, कहीं चॉकलेट चाय भी मिलती है, तो हर एक ट्राई तो की है, पर उसका हाँ, कलर देख के हम चाय ट्राई करते हैं, किसी के यहाँ पे भी। पी तो लेते हैं, चाय का नाम लिया और ना पिए तो चाय का हम अपमान अपमान तो हो नहीं कर जाएगा। सकते हैं। इसीलिए पी तो लेते हैं, पर ऐसा कि फिक्स रहता है कि इस जगह पे ही हम ज़्यादा चाय पिएँगे क्योंकि यहाँ का टेस्ट मस्त रहता है ऐसे। बहुत खूबसूरत। अच्छा नेहा जी, जैसे कि चाय में अलग-अलग मसाले डालते हैं तो चाय का एक ज़बरदस्त हुँ, स्वाद आता है। राइट। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत अलग-अलग फ्लेवर्स आए हैं। कुछ ऐसे भी मसाले आपकी ज़िंदगी में हैं जो कि टेस्ट नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन आपने उसको भी टेस्ट बढ़ाने के काम में यूज़ कर लिया है। तो आपका जो ये राइट, ट्रिक है ना चाय बनाने वाला, अपनी लाइफ़ के साथ भी जो आपने ट्रिक किया है, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि आपकी राइट। लाइफ़ अब कैसी है? हाँ, पहले की लाइफ़ तो बोल सकते हैं कि कुछ नहीं थी, सिर्फ़ वो गधे वाली ज़िंदगी रहती है ना, सुबह उठो, जॉब पे जाओ, हर महीने सैलरी आ जाएगी, घर चलाओ, काम करो, बस ऐसी लाइफ़। हाँ, एक्सीडेंट हुआ मेरी लाइफ में 17 जुलाई 2017 को जब मैं अहमदाबाद से मेरे नेटिव प्लेस महुआ आ रही थी, तब अच्छा। मेरा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में मेरी बस ट्रक के साथ टकराई, मैं बस से नीचे गिर गई, मेरा पूरा लेफ्ट पार्ट डैमेज हुआ। सर से लेके फेस पे 25 स्टिचेस थे, ये पूरा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। हाथ-पैर पे देखो 10-10, 20-20 स्टिचेस सब जगह पे है। बहुत चोटें लगी थी, पूरा लेफ्ट पार्ट डैमेज था। मेरा पैर भी उस टाइम पे बस से नीचे गिरने की वजह से क्योंकि मैं सीट के साथ पूरा नीचे गिर गई थी। तो मेरा पैर है वो वहाँ के स्टोन्स और शीशे लगने की वजह से
थोड़ा डैमेज हुआ था। तो उस टाइम पे अ, मेरे मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर जैसे ही पता चला 1.5 महीने के बाद, तब मेरा पैर कट चुका था। ये मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि अ, किसी ने मुझे बताया नहीं था मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे तो यही पता था कि फ्रैक्चर आया है, मेरा पैर बाँध दिया गया है। और फिर फैमिली वाले रो रहे थे। मुझे नहीं पता था लोग क्यों रो रहे हैं, मेरे साथ क्या हुआ है। 50% लेग काटा डॉक्टर ने, रात को 1 बजे काटा, सुबह 6 बजे एक्सीडेंट हुआ, रात को 1 बजे। उस टाइम के बीच में सबने क्या किया, मैं तो अनकॉन्शियस थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। पर लोगों ने बताया कि 3-4 हॉस्पिटल लेके गए, अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिली, और 1 बजे रोते-रोते मम्मी-पापा ने मेरा पैर काटा। ऐसा उन्होंने बोला कि डॉक्टर ने साइन ले लिया था कि हम इसको नहीं बचा पाएँगे। पैर तो नहीं बचेगा, इसको भी नहीं बचा पाएँगे। 1-2 लोग ने पूरे 15 लोगों की सिग्नेचर ली थी कि मेरी जान चली गई तो डॉक्टर की ज़िम्मेदारी नहीं है उसमें। वो फिर भी उन लोगों ने रोते-रोते परमिशन दी कि पैर काट दो, पर फिर भी बेटी को बचा लो। मम्मी-पापा ने बोला हम बहुत गरीब है, जेब में ₹500 ही थे कि हम घर का सब कुछ बेच देंगे, 1 लाख रुपए भी जमा कर देंगे, पर आप इसका पैर बचा लो। पर डॉक्टर ने ना बोला, क्योंकि पूरे 12-13 घंटे बीत गए थे, 6 से 6 और रात को 1 बजे तक। तो फिर सब रोए, हनुमान चालीसा बोला सबने, और उन्होंने मंदिर बना दिया वार्ड को, और फाइनली मेरी जान बच गई, सिर्फ पैर काटना पड़ा। पर उस टाइम पे सिर्फ 50% लेग काटा था उन्होंने मेरा, क्योंकि उनको इतना आइडिया नहीं था। उन्होंने सिर्फ पैर बचाने के लिए सोचा कि सिर्फ इतना काटते हैं। और फिर मैं वापस अनकॉन्शियस हो गई, कोमा में चली गई, पागल हो गई, मुझे कुछ याद नहीं था, किसी को पहचान नहीं रही थी। डॉक्टर को पता नहीं था, साइकियाट्रिस्ट बुलाया, बहुत सारे उन्होंने ट्राई किया, पर कुछ नहीं हो पाया। और फिर फाइनली उनको पता चला कि इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तो ये मर जाएगी। वापिस 15 8 डेज़ के बाद वही टाइम आया, डॉक्टर ने 15 लोगों से साइन लिया कि हम इसको नहीं बचा पाएँगे। पैर काटेंगे फिर भी नहीं बचा पाएँगे, या तो ये कोमा में चली जाएगी या हम बचा पाएँगे। और फिर वापिस प्रेयर्स, क्योंकि मंदिर के बाहर एग्ज़ैक्ट माताजी का मंदिर था, और कहा जाता है हमारे सिविल हॉस्पिटल में कि वो माताजी सबकी जान बचा ही लेती है, अगर सच्चे दिल से उसको याद करो तो। मेरे घरवाले रोज़ सुबह जाते थे, जब मैं पूरे 2 महीने हॉस्पिटल रही, तो दोनों महीने वो माताजी के पास गए और बोला मेरी बेटी को चलता-फिरता कर देना। बस यही दुआ और मन्नतों की वज़ह से मैं फाइनली आज यहाँ पे पहुँची हूँ। माय और हो गॉड! गई मैं 80% डिसेबल, पर एक पैर काट के भी बचा लिया, और मैं आज आप सबके सामने हूँ। तो प्रेयर्स में और विश्वास में बहुत सारी ताकत होती है। इसमें कोई शक नहीं नेहा जी कि प्रेयर्स में बहुत सारी ताकत होती है। और जैसे आपने कहा ना कि आपके मंदिर के ठीक आपके बेड के ठीक सामने जो मंदिर था और उनमें हाँ, सब लोग को बहुत आस्था है। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने अपनी शक्तियाँ भी आपके अंदर भेज दी, तभी आज आप लोगों को मोटिवेट कर सकती हैं। क्योंकि अक्सर लोग जो हैं जब फिज़िकली चैलेंज्ड हो जाते हैं, हम उन्हें कह देते हैं ना कि शरीर जो है उनका अपाहिज हो गया है। अब बहुत अच्छा टर्म दे राइट, दिया है दिव्यांग बोलते हैं। लेकिन सिर्फ़ दिव्यांग बोल देने भर से इंसान की जो मानसिक विकलांगता है वो ख़त्म नहीं होती है। मुझे लगता है कि मानसिक विकलांगता को ठीक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपके राइट। साथ जब ऐसा हुआ, जब आपकी सिर्फ़ जान ही बचाई जा सकती थी, परिवार में लोगों ने इस चीज़ को कैसे लिया? क्योंकि सबसे पहले तो आपको ही एक्सेप्टेंस नहीं थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। आपको समझाने के लिए किसने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया और किसने आपको समझाया? वैसे तो हॉस्पिटल में मेरे मम्मी-पापा और मेरी एक मौसी थी, जब मुझे पता चला कि मेरा पैर नहीं है। अ, सब लोग बहुत लोग आए, क्योंकि है ना मैं पहले से ही ऐसी थी कि सोशल मीडिया पे मैं इतना एक्टिव नहीं रहती थी, हुँ, पर मुझे रिलेशन बनाने में बहुत मज़ा आता था कि जितने ज़्यादा दोस्त हैं, उतना मुझे ज़्यादा मज़ा। हाँ, मैं फ़ोन पे बात किसी से नहीं करती, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ फ़ोन पे बात करने की।
तो मैं फ़ोन पे बात नहीं, हाँ, मैसेज कोई करे ना तो मैं फटाफट रिप्लाई कर देती थी, क्योंकि वो छोटा कीपैड वाला फ़ोन था ना, तो टाइपिंग करने की बहुत मज़ा आती थी। तो दोस्त बहुत सारे बनाए थे मैंने। तो मेरे बहुत सारे दोस्त भी मेरे साथ रहते थे उधर, आते थे, सबने 1-1 घंटे का टर्न लगाया हुआ था। जो जिन-जिन लोगों को मुझे जिनसे ज़्यादा प्यार था, वो लोग उस टाइम पे उधर नहीं थे, जब मुझे पता चला कि मेरा पैर नहीं है। ऑर्थोपेडिक वार्ड था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। जब एक आंटी को मेरे मेरे जो डॉक्टर थे, ऑर्थोपेडिक में डिपार्टमेंट रहते कि ये इतना पार्ट ये हैंडल करेगा, इतना है, तो मेरा वाला जो डॉक्टर है, वो किसी और को चलने का प्रैक्टिस करवा रहा था, हुँ, और वो दादी थी, वो 70 टू 80 इयर्स की। तो मुझे अंदर से हुआ कि मुझे भी तो चलाएँगे ना एक दिन, मेरे भी तो 2 महीने हो चुके हैं। अभी तो मुझे मतलब जब ड्रेसिंग करते थे ना स्टार्टिंग में, तो ये जो मेरा लिम्ब इतना सा है, वो लिम्ब का आगे का कटा हुआ पार्ट है, उसको प्रेस करते थे, और जितना भी खराब वाला खून है, वो लोग निकालते थे रोज़ बकेट भर के। और मशीन रहता है एक, जो साइड की खराब जो स्किन रहती है, डेड स्किन, वो निकाल, तो वो मशीन जैसे ड्रिल मशीन रहता है ना वैसा, वो घुमाते थे, तो मैं पूरे वार्ड में ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती थी। पूरे वार्ड को पता था मेरे साथ क्या हुआ है, सिर्फ़ मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। इतना चिल्लाती थी कि पूरा वार्ड में, मेरे मेरे केस में वहाँ पे सारी कास्ट के लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, चारों चारों कास्ट के लोग थे वहाँ पे, और उनमें से जब मेरा ड्रेसिंग आता था, सब मेरे बाजू में आते थे, एक मेरा हाथ पकड़ता था, एक मेरा मुँह पकड़ता था और एक मेरे ड्रेसिंग में हेल्प करता था, और उन सारे लोगों ने 2 महीना तक मुझे सँभाला। क्या है कि मैं ब्राह्मीण हूँ, तो हमारे में प्रिस्क्रिप्शन में एग लिखा जाता था। कभी मैंने आज तक छुआ नहीं था। जब उसका टाइम आता था तो मैं ज़ोर-ज़ोर से रोती थी, चिल्लाती थी। सब मेरी आँख, कान बंद करके मुझे दवाइयाँ देते थे, क्योंकि आज तक लाइफ़ में मैं थोड़ा-सा भी बीमार हुई ना, तभी भी हॉस्पिटल नहीं गई थी, और ये लाइफ़ का पहली बार हॉस्पिटल था। तो मेरी हाल ल बहुत बुरा वक़्त था ये मेरे लिए। एक्सीडेंट होना, ल पहले आप नॉर्मल हो और अचानक से एम्प्यूटी होना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। फिर जब पता चला, मैंने पैर को फ़ील किया और पता चला कि अभी मेरा पैर नहीं है। रोई मैं, 2 दिन तक खाना नहीं खाया, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाई। सबको पता चल गया कि अभी इसको पता चला है। कोई मेरे सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे सवाल कितने थे, जवाब कैसे देंगे सब लोग? और फिर मेरी मौसी आई, उन्होंने बोला, सुधा चंद्रन है। मुझे आज तक नहीं पता था व्हाट इज़ प्रोस्थेटिक लेग, कौन है सुधा चंद्रन, कौन है अरुणिमा सिन्हा, ये क्या होता है, एम्पुटेशन क्या होता है, लेग क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था। आज तक मैंने कभी प्रोस्थेटिक लेग भी नहीं देखा था। क्योंकि मेरी दुनिया थी घर से स्कूल, स्कूल से घर, मम्मी-पापा, बस इतनी छोटी-सी ही दुनिया थी। आज तक मैंने कभी कोई टेम्पल भी यूटिलाइज़ नहीं किया था। सिर्फ़ मैं 2-3 टेम्पल जाती थी जो मेरे घर के पास थे। बाकी मैंने कुछ भी नहीं देखा था। लाइफ़ ही जब एक्सीडेंट हुआ ना, तब तो मुझे सीएम, पीएम की डिफ़रेंस भी नहीं पता थी। क्योंकि मैं प्री प्राइमरी टीचर थी, तो बच्चों को जितना सिखाना रहता था, उतना ही मैं जानती थी, सीखती थी। बाकी आगे की नॉलेज मुझे जाननी ही नहीं थी, मुझे दुनिया में कुछ भी नहीं जानना था। मैं खुश थी, मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी जा रही थी। मुझे दुनिया मतलब सोशल मीडिया में भी मेरा कोई अकाउंट नहीं था, और था फिर भी 5 ही फ्रेंड थे। मैं अपना फेस भी कभी रिवील नहीं करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मेरी लाइफ़ मेरी पर्सनल थी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। और सुधा चंद्रन और अरुणिमा सिन्हा के बारे में जाना, गूगल किया, लोग आते रहे, सबने एवरेस्ट जाने के ड्रीम दिखाए, सबने डांस करने के ड्रीम दिखाए, सबने प्रोस्थेटिक लेग दिखाया, और फिर 2 दिन के बाद मैंने सोचा कि रो के क्या फ़ायदा है? शायद मेरी कोई चीज़ चोरी हो गई ना, तो मेरे मम्मी-पापा मुझे नई दिला देंगे, पर मेरा पैर तो कोई नहीं दिला सकता। तो उस टाइम पे मैं अपने आप को सँभाला 2 दिन के बाद, और फिर भूल गई कि अभी मेरी लाइफ़ पहले जैसी नहीं होने वाली है। वो टाइम आज भी मुझे बहुत दर्द देता है, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ़ बदल गई है।
आपने नेहा जी जैसे एक बात कही कि बहुत से ऐसे दोस्त थे जिन पर आपको बहुत भरोसा था कि वो होंगे। आज जब आप सक्सेसफुल हैं, आज आपको पूरी दुनिया जानती है, तो क्या वो दोस्त वापस आपकी लाइफ में आए हैं? दोस्त तो सारे हैं मेरी लाइफ में, पर वो मेरा वीक पॉइंट है कि आज मैं उन लोगों के साथ ऐसे नहीं जी सकती जैसे मैं पहले जिया करती थी। क्योंकि आज ऐसा आ गया है कि वो लोग मुझे लेके आते, लेके जाते हैं। उस टाइम पे क्या था कि मैं उड़ता पंछी थी, और आज वो सब मेरे साथ है, किसी ने मुझे नहीं छोड़ा है। नेहा जी आपने जैसे बोला कि आपको ऐसा लगता है कि आप आप उस तरह से नहीं उड़ पाती जैसे आप उड़ पा रही थी। लेकिन आप पैरों से नहीं उड़ पाती, लेकिन आपने हौसलों से तो बहुत उड़ान कर ली है। अब आपने अपने आप को सही। इस तरह से एस्टेब्लिश कर लिया कि लोग आपके पास आते हैं मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए, मोटिवेट होने के लिए आपके पास आते हैं। आपने ऐसा कब सोचा कि आपको लोगों को भी मोटिवेट करना चाहिए? हाँ, एक्चुअली क्या था कि चलो दोस्तों की बात तो रही कि वो लोग तो मेरे साथ रहने ही वाले हैं और कोई मुझे छोड़ के जाने नहीं वाला है, क्योंकि मैंने सबके दिलों में जगह बनाई है। हुँ, इतनी जगह के कभी मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं सोचा, उन लोगों के लिए ये सोचा। फिर आज मेरे टी स्टॉल स्टार्ट हुआ, हुँ, तो पहले ही दिन पे एक फीमेल मेरे पास आई थी, जो जैसे कि भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया है, क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाया है कि कोई उसको याद करे। हुँ, कुछ कुछ कम दिया होगा तो ही भगवान को हम याद करेंगे। मैं मैं तो पहले से ही हनुमान जी की बहुत बड़ी फैन रही हूँ, बोल सकते हैं कि मैं हर सैटरडे सिर्फ़ चाय पी के उनके उपवास करती थी और सुबह हनुमान जी का नाम बोले बिना मैं चाय भी नहीं पीती थी। ओह! पर सैटरडे को ही मेरा एक्सीडेंट किया उन्होंने, सैटरडे को ही मेरा पहला लेग काटा, सैटरडे को ही मेरा दूसरी बार लेग काटा, सैटरडे को ही मेरा प्लास्टिक सर्जरी किया और छुट्टी भी सैटरडे को मिली। मेरा फर्स्ट बर्थडे भी सैटरडे को आया और मेरा अभी का जो लास्ट बर्थडे था, थर्ड बर्थडे एक्सीडेंट के बाद वाला, क्योंकि मैं 3 साल की हुई हूँ अभी। मेरा ये नया बॉर्न है और मैं 3 साल की हुई हूँ अभी। तो राइट, 3 साल का तीसरा वाला जो बर्थडे है, वो भगवान श्री राम जब अयोध्या में आए उस दिन। तो मैं मानती हूँ 21st कि हाँ, मैं भगवान की ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, मुझे भगवान का कोई स्पेशल आशीर्वाद मिला है। इसकी वजह से जितने लोग कहीं पे भी कोई भी टेंशन लेके मेरे पास आते हैं और मुझे वर्ड से खेलना नहीं आता, मुझे इतने सारे वर्ड्स नहीं आते क्योंकि मैंने कभी बुक्स नहीं पढ़ी है। पर अपनी फीलिंग से, अपनी लाइफ से मैं किसी और को बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। तो एक लेडी मेरे पास आई, जिनको भगवान ने धीरे, धीरे, धीरे चलना सिखाया था। वो शर्मा रही थी कि मैं कैसे चलूँ? लोग मेरी बातें करेंगे, लोग स्पीड में चलते हैं। तो वो पिछले 30 साल से घर से बाहर नहीं निकली थी ओह! और मेरे टी स्टॉल के बाजू में ही उसका घर था। उसके हस्बैंड मेरे यहाँ पे उसको लेके आए और बोला कि ये लड़की प्रोस्थेटिक लेग पहन के, शॉर्ट्स पहन के यहाँ पे खड़ी है, चाय बेच रही है। 1000 लोग यहाँ पे खड़े हैं जो उसकी चाय पीने आ रहे हैं। कई लोग उसके कपड़े के बारे में भी बोलते होंगे, ये नंगी है, क्योंकि गुजरात का कल्चर नहीं है शॉर्ट्स पहनना। अगर मेरा प्रोस्थेटिक दिखेगा, लोगों को पता चलेगा कि गुजरात में भी कोई ऐसी लड़की है जो मर के भी दूसरा जन्म लेके वापस जी रही है। उस दिन से उस लेडीज़ ने मुझे प्रॉमिस किया कि दुनिया हँसेगी तो हँसेगी, पर मैं बाहर जाऊँगी, निकलूँगी और चलूँगी। मैं दुनिया के लिए थोड़ी जी रही हूँ, मैं अपने लिए जी रही हूँ। ब्यूटीफुल उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि अगर कोई एक भी सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर मेरा वीडियो लेना चाहेगा, या 5 या मिलियन वाला, तो मैं उसे मना नहीं करूँगी। क्योंकि कोई एक भी बंदा मेरे वीडियो से वापिस जीना सीखेगा, तो शायद ऊपर वाले ने मेरे नसीब में यही लिखा होगा। बहुत अच्छा, बहुत सही बात आपने कही, बहुत सही बात। अच्छा आपका कोई ऐसा ड्रीम है जो अभी आप पूरा करना चाहती हैं? वैसे ड्रीम मेरा मेरे लिए कोई भी नहीं था पहले भी।
मेरी फैमिली के लिए ही था क्योंकि पापा मज़दूरी करते थे हुँ। और पहले से ही हम एक पलंग और एक फ़ैन लेके अलग हुए थे। मज़दूरी करके पापा ने मुझे 12th तक और भाई को इंजीनियरिंग तक पढ़ाया वॉव! और फिर मैंने सोचा कि कुछ करूँगी तो मैं ही करूँगी उनके लिए। पापा को सेट करने का ड्रीम तो मेरा पहले ही पूरा हो चुका था और इतना बड़ा नाम बना के आज बहुत सारे लोग उनको चाय वाली की बेटी के नाम से जानते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं। मेरी मम्मी इतना नहीं पढ़ी है पर आज एमप्यूटी क्या है वो दुनिया को समझा सकती है। ब्यूटीफुल। पूरा इंग्लिश में समझा सकती है, उतना मुझे गर्व है कि एटलीस्ट मैंने उनकी खुशियों के लिए यहाँ तक तो कुछ किया है। बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा एक बात बताइए, जब आप टीचिंग प्रोफ़ेशन में थी, तो लोग यूजुअली टीचर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। आपका अगर चाय का रेस्टोरेंट होता, होटल होता, तो लोग आपको अगेन एक बहुत बड़ी बिज़नेस वुमन की तरह से देखते। लेकिन आपने एक चाय का रोड पे ही आपने एक वो बनाया है छोटा-सा, हम लोग उसे दिल्ली में टपरी के नाम से बोलते हैं, टपरी बनाई है। टपरी हाँ। तो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो कि एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब से एक टपरी बनाना जिसमें कि आपको पता है कि हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह से वो लोग बोलते हैं, उनका नज़रिया हर एक का अलग होता है अगर आप सड़क पे खड़े हैं तो। वही चीज़ होटल में होगी तो बात अलग होगी लेकिन सड़क पर अगर आप खड़े हैं, तो लोगों का नज़रिया अलग हो जाता है। आपको कभी ऐसा लगा कि आप अपने स्टेटस को छोड़कर किसी एक ऐसे नए स्टेटस को ट्राई करने जा रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फेलियर भी हो सकता है? एक्चुअली क्या है टीचर बनना मेरा ड्रीम नहीं था कभी भी। हाँ। मेरा ड्रीम था खाकी पहनना, पुलिस में जाना और क्या था कि टीचर मेरी मम्मी का ड्रीम था और पहले से ही मैं मेरी मम्मी की सारी बातें मानती थी। हुँ, और उनको क्या था कि छुट्टियाँ रहेगी तो घर पे आना है सैटरडे संडे भी छुट्टी रहेगी तो घर पे आना है, फेस्टिवल पे घर पे आना है, क्योंकि मैं दूर थी घर से। हुँ। तो टीचिंग जॉब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी और मेरा घर चलाने के लिए, मम्मी का ड्रीम पूरा करने के लिए और घर पे बार-बार आने के लिए, मम्मी के हाथ की भाकरी बहुत पसंद है हम गुजरातियों को, हाँ। तो वो खाने के लिए मैंने स्कूल की जॉब स्टार्ट और स्कूल में भी ऐसा नहीं है कि टीचिंग जॉब में सिर्फ पढ़ाओ और छुट आप फ्री हो गए। बहुत सारे काम रहते हैं। एक तो बच्चों को छोटे बच्चों को चुप बिठाना बहुत टफ रहता है और मैंने फाइनली अपने आप को मतलब डेवलप किया कि इस मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या रहता है कि बच्चों को कभी मारना नहीं है, डाँटना नहीं है, हाँ, हाँ, चिल्लाना नहीं है, हाँ। आँखें भी नहीं दिखाना है। अभी प्यार से इतना प्यार तो आज तक मुझे कभी मिला ही नहीं था जो मैं बच्चों को दे पाऊँ। तो उस टाइम पे मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखा, डाँटना नहीं, बेटा, बेटा करना सीखा। वो बहुत ज़्यादा दिखावे का प्यार मुझे पसंद नहीं था, पर मेरा घर चल रहा था तो वो प्यार मैं कर रही थी बच्चों को और सडनली मेरा एक्सीडेंट हो गया। अभी हुँ, पहले मम्मी ने भी बोला कि हम तेरे साथ चाय बेचने नहीं आएँगे, क्योंकि चाय की टपरी मतलब जैसे आपने बोला ना कि कैसे लोग आएँगे, कोई कोई कैसा भी आएगा, कोई किसी अच्छा आएगा, कोई बुरा आएगा। एक लेडीज़ के लिए वो ज़ोन बहुत खराब रहता है और मेरे कई सारे दोस्त जो पुलिस में है और उनके जो फ्रेंड है, वो शायद कहीं कोई और काम कर रहे हैं। तो मुझे तो सब जानते हैं, मेरे यहाँ पे तो सब आएँगे, तो उनको वो इनसिक्योरिटी थी एक। हाँ। तो फिर एक दिन स्टार्ट किया मैंने और पहले ही दिन पे मैं अभी एक्सीडेंट के बाद मुझे इंटरनेशनल सिस्टर का टैग मिला है। ओह! कोई भी लोग मुझे बहन ही बुलाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भले एटलीस्ट कोई भी है मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, बहन तो बोल रहा है मुझे। तो वैसे ही एक फूडी भैया थे जिनके मैं व्लॉग देखती रहती थी क्योंकि मेरा 2 इयर्स बेड रेस्ट ही था। तो इंस्टा स्क्रॉल करते-करते मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने बोला मेरे सारे भाई पुलिस में ही है, अगर आपको कोई ज़रूरत है तो आप बोलना और मैं भी टी स्टॉल स्टार्ट करने वाली हूँ। हुँ, तो उसने बोला कि सिस्टर जब भी आप पहले दिन पे अपना टेबल लगाए, उसी दिन पे मुझे बुला लेना। हम पूरी टीम है फूड ब्लॉगर की और हम फ्री में आपका वीडियो बना के देंगे।
और वाओ! उसी दिन पे मेरी मम्मी को बहुत मज़ा आया। मेरा वीडियो शूट हुआ और एक अलग नए तरीके से, और आज भी वो मेरा फर्स्ट वाला जो वीडियो है वो 2 मिलियन व्यूज़ में चला है, वाओ! पहला वीडियो। वाओ! तो उस दिन से मम्मी के दिमाग में जो नेगेटिव थॉट थे, वो चले गए। वहाँ पे आप बिलीव नहीं करोगे, सेकंड डे जब मेरा वीडियो वायरल हुआ तो बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़, बड़ी-बड़ी वॉक्सवैगन जैसी कार मेरे यहाँ पे चाय पीने आती थी, और दिन के 1000 लोग वहाँ पे भीड़ रहती थी उन लोगों की। तो आपने और कोई टीम रखी है चाय बनाने के लिए या आप ही बनाती रहती हैं चाय? नहीं, एक्चुअली क्या था कि मुझे आती थी चाय, तो मैंने अपने साइज़ का ही बर्तन लिया था। मेरे पास पे इतना कुछ मेरा ड्रीम नहीं था कि मैं बहुत बड़ा बनाऊँ। पर क्या हुआ था कि मैं डिप्रेशन से पास हो रही थी। तो घर पे बैठ-बैठ के मैं जा नहीं सकती। अभी क्या है कि मैं चल नहीं सकती, तो मेरे दोस्त भी मुझे हर जगह, पहले कैसे कि हर जगह पे मैं एक्टिवा लेके उनके पीछे-पीछे चली जाती थी, या वो लोग लेके जाते थे। अभी क्या होता है कि उन लोगों को मुझे सँभालना भी पड़ता है। और कहीं मैं शॉर्ट्स पहनती हूँ तो उनको शर्म भी आती होगी, ऐसा मैंने इमेजिनेशन कर लिया। तो इसलिए वो लोग मुझे लेके नहीं जाते थे। तो मैं घर पे बैठ के रोती रहती थी कि मेरा पैर नहीं है, अभी मेरी लाइफ़ बदल गई, मैं क्या करूँगी? मेरे गाँव जो महुआ है, सौराष्ट्र का कश्मीर कहा जाता है, उसको बहुत मस्त है। तो वहाँ पे समुंदर है, अभी मैं समुंदर नहीं जा पाऊँगी। मुझे वो ऊपर से जो आता है ना पानी, वैसे पैराग्लाइडिंग नहाने हाँ। में बहुत हाँ, क्रेज़ है, अभी मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरी लाइफ़ बदल गई, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं वॉशरूम नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि एक जब भी घर में हूँ अभी, तो मैंने लेग पहना नहीं है। बाहर जाते हैं तभी पहनते हैं, तो अभी मुझे अगर वॉशरूम जाना है तो एक पैर से कूद के जाना पड़ेगा। रात में बहुत नींद आ रही है और कभी वॉशरूम लग गई, तो नींद में से उठ के जाओ, कभी गिर जाओगे। ऐसे बहुत सारे होते हैं हमारे साथ। एम्पुटीज़ के लिए ये सब कॉमन चीज़ें हैं, ये सब कुछ होता है। तो मैं बहुत डिप्रेशन में थी। मुझे लगा था मेरी लाइफ खत्म हो गई, मुझे सुसाइड करना है, मुझे नहीं जीना है। और हुआ ऐसा था कि मैं मिडल क्लास फैमिली की वजह से, होने की वजह से, बहुत सारे लोग ने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट किया था। और फिर मुझे लेग के बारे में पता चला, तो पहले मैंने फ्री लेग के बारे में जाना, फिर मैंने थोड़ा हाई टेक के बारे में जाना, फिर मैंने यूएस बेस, यूके बेस के बारे में जाना। तो पता चला कि गुजरात के लेवल पे, मेरे लेवल पे, अगर मुझे अरुणिमा सिन्हा के जैसे एवरेज रहना है तो 10 लैक्स का लेग चाहिए होगा। तो मैंने क्राउड फंडिंग स्टार्ट किया। अभी क्या है कि मुझे पहले से ही मेरे एक दोस्त ने सिखाया कि जहाँ पे राम है वहाँ रावण तो है ही, और जहाँ पे कृष्ण है वहाँ पे कंस है। तो जैसे मैं कृष्ण थी तो मेरे साथ कंस को तो होना ही है। तो मेरा जैसा ही क्राउड फंडिंग हुआ, मैंने अच्छा सा लेग बनाया, जो मैंने आपको फोटो भेजी है कि मैं ब्रिज पे वो लेग की पोज पे खड़ी हूँ, वो वाला लेग मेरा 10 लाख का मैंने जो बनाया। और किसी कंस को या रावण को पसंद नहीं आया कि मैं लोगों के पैसों से खुश हूँ, अच्छी दिखती हूँ, मैंने अपना नाम बना लिया है, मेरा खुद का अ, कुछ तो नाम बनने वाला है, और उन्होंने रूमर स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और लेडी, स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है, वैसे एक ही स्त्री ने जैसे पूरी रामायण रची थी, वैसे मेरे में ही एक स्त्री ने पूरा कांड रच दिया। सबको बोल दिया ये फ्रॉड है, 420 है, हमारे पैसे से खुश रहे। लोगों ने मुझे डोनेशन किया था, दान मतलब के पुण्य कमाने के लिए लोग, और दान का कभी कोई हिसाब नहीं लिया जाता, ना लिया जाता है। और दान खुश रहने के लिए और किसी की लाइफ बदलने के लिए होता है। उस हुँ। लेडीज ने सबको ऐसा बोला कि दान के पैसों से ये खुश रह रही है, ये अच्छी लाइफ जी रही है, ये कुछ ना कुछ और अभी कोई बात प्रूफ नहीं हुई तो बोला कैरेक्टरलेस है। एक लड़की को जब पहुँच नहीं सकते तो उसके कैरेक्टर पे आ जाती है। तो बस यही ट्रोल ने मुझे टी स्टॉल करने पे मजबूर कर दिया। मेरे पास इतना कुछ तो था नहीं, पर टी स्टॉल के लिए 5,000 का मैंने सामान कलेक्ट किया, और सबको, वो 10 लोगों को छोड़ के पूरी दुनिया को दिखाने के लिए मैंने अपना एक टपरी चालू कर दिया, और उस टपरी ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। लोग दिन के 1-2 नहीं, 5-5 हज़ार लोग आते थे, आके ब्लेसिंग्स देते थे और मुझे बोलते थे
कि यू आर एन इंस्पिरेशन। हम तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आए हैं, आके हग देते थे और लाइफ बहुत मस्त से जा रही थी। और जब मैं इंटरव्यूज देती थी तो वहां पे रिवर फ्रंट पे एक भाई भैया है जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली के थे, वो पानी बेचते थे और उनकी भी पहले एक चाय की टपरी थी। तो वो फ्री में, जब मैं बिजी रहती हूँ, वो 1-2 घंटा आके मेरे यहाँ पे चाय बना के जाते थे। ओह! और जब मैं सारी चैनल्स पे इंटरव्यू देती थी, मेरे इंटरव्यूज हर एक चैनल पे वायरल हुए थे। 5 दिन में तो मैं पूरे गुजरात में सोशल मीडिया पे छा गई थी। अरे! तो मुझे जो लोग मिले वो भी बहुत अच्छे थे और मेरी लाइफ भी बहुत मस्त जा रही थी। और वापस उसी लेडी ने यू टर्न लिया मेरी लाइफ में और कॉर्पोरेशन को लेटर लिख दिया और उन्होंने मेरी स्टॉल हटा दी। और उन्होंने जो किया कि मेरी स्टॉल थी, वो वीडियो तो मिलियंस में वायरल था ही, पर जो स्टॉल हटाई वीडियो उससे 5 गुना ज्यादा वायरल हुआ। और आज गुजरात में मुझे वीडियो की वजह से पूरा गुजरात जानता है। मैं हर एक जगह पे जाती हूँ, लोग मुझे जानते हैं कि ये चाय वाली है। मुझे जगह देते हैं, अगर मैं चल के जा रही हूँ तो वो लोग मुझे अपनी व्हीकल पे बिठा के मुझे घर ड्रॉप कर देते हैं। मुझे चाय, पानी, खाना सब कुछ मिल जाता है और मेरे पास से कोई पैसे नहीं लेता, क्योंकि मैं आज चाय वाली के नाम से बहुत फेमस हूँ। आप सोचिए ना उन्होंने आपको कितना पॉपुलर कर दिया। उन्होंने राइट। उन्होंने तो मतलब अनजाने में आपके लिए बहुत अच्छा कर दिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। भगवान कभी-कभी ऐसे लोगों को भेजते रहते हैं। हमें उस टाइम लगता है राइट। हिंड्रेंस है लेकिन कुछ और प्लानिंग होती है भगवान की। सही आपकी बात है। जर्नी ना सच में बहुत ज़बरदस्त है। आपको किसी बात का कोई रिग्रेट है क्या? किसी बात का भी कोई रिग्रेट? किसी बात का कोई दुःख है? वैसे अभी तो मुझे इतना कोई दुख की बात तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने है ना पहले पूरी गँवार दिखती थी, क्योंकि मैं गाँव में ही रही हूँ। तो फिर भी फेस, मतलब मैं कलर अच्छा था। तो हमारे गाँव में तो क्या है कि सबको ऐसा है कि अच्छी तो दिखती हाँ। है। फिर मैं एक बार मुंबई जॉब करना, मेरा ऐसा था कि मैं जंप करती रही हूँ हर बार। 3,000 से मैंने पहली जॉब स्टार्ट की। फिर मैंने 7,000 में की, फिर मैंने 10,000 में की, फिर मैंने 15,000 में की, फिर मैंने 20,000 में की, हुँ, फिर मैंने 28,000 में की और फिर मैंने 35,000 की मेरी लास्ट जॉब थी। तो अच्छा। मैंने जंप बहुत किए हैं। हुँ, हुँ, और फिर हर एक जगह से, आपने बोला ना कुछ हमको सीखने को मिलता है हर एक हुँ। जगह से। राइट। तो मुझे कैसे रहना है वो मुझे मुंबई ने सिखाया। तो मैं एक मुंबई टाइप वाला लुक मैंने एक क्रिएट किया था हाँ, कि सिंपल रहना है पर हाँ। लॉन्ग हेयर, क्योंकि मैं पहले भी छोटे-छोटे ही रखती थी, इतने लॉन्ग नहीं रखती थी। तो क्योंकि सुबह 6 बजे उठना, नहाना-जाना बहुत कंटाला आता है ना, वैसे कभी अपना रहता है लेडीज़ वाला। तो मैं छोटे ही रखती थी, पर मुंबई ने मुझे लंबे बाल, वही स्टाइल अच्छे, मुझे खुद से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, तो मैं ओह! अच्छे से रह रही थी। और फिर एक भी चीज़ ऐसी नहीं है रात को लड़कों के जैसे घूमना, अ, फिर कहीं पे भी पहुँच जाना है, पूरे लड़कों के बीच में अकेले बैठना, घूमना, सब कुछ मेरी लाइफ में मैंने कर लिया था। मेरी मम्मी ने मेरी एक भी विश पूरी नहीं की, ऐसा नहीं था। कुछ भी खाना है, पहनना है, घूमना है, जाना है। आज एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि मैंने की नहीं होगी। और अभी इस लाइफ में जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं कल ही मम्मी को थैंक्स बोला कि थैंक यू मम्मी कि आपने मुझे मेरे सारे ड्रीम्स पूरे करवाए। अभी मुझे ऐसा अफ़सोस नहीं है कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने एक लाइफ में, अभी मैं 2 लाइफ जी रही हूँ। 30 साल मैंने नेहा वाली लाइफ जी और अभी के 30 साल जीऊँगी तो एम्प्यूटी नेहा वाली लाइफ जीऊँगी। तो दोनों का डिफरेंस मैं देख रही हूँ और खूब मज़े ले रही हूँ। नेहा जी आपने मुझे एक बहुत अच्छा सवाल ही दे दिया। आपकी लाइफ पहले और अब 2 तरह की ज़िंदगी आप जी रही हैं। अगर इनमें से सिर्फ़ 3 लेसन्स देने हों अपने जीवन में से 3 सीख हम सबके लिए, तो वो 3 सीख क्या होंगी? 3-6 सीख वैसे तो पहले क्या था कि अभी जैसे मैं जी रही हूँ, वैसे जी नहीं रही थी। तो लाइफ में आज का दिन है, उसको बहुत अच्छे से जियो, क्योंकि आज अगर मिस कर दिया
तो वो कल वापिस नहीं आएगा। जैसे मैंने पहले के 30 साल अपनी लाइफ जी है, वैसे आप सब भी एक-एक मोमेंट को जीना। ऐसे मैं तो बहुत आलसी थी वैसे, पहले से ही, चलो कुछ नहीं सो जाते हैं, कुछ नहीं करना है, पर उस सोने-सोने में भी मैंने बहुत अच्छा जिया था। पर अभी आप लोग एक-एक चीज़ को एन्जॉय कर लेना, कल का भरोसा नहीं है, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है, जैसे मैंने नहीं देखा था। दूसरी बात कि लोग आएँगे तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हें रुलाएँगे, तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलेंगे, पर तुम्हें उस चीज़ को पॉज़िटिव वे में लेना है। जैसे मैम ने बताया था ना कि मेरी नेगेटिव मार्केटिंग ने मुझे पॉज़िटिवली खड़ा कर दिया। आज आज तक जितने लोग जो है वो टीम में बोल बोलते हैं ना मंथरा की टीम में, उतने लोग ही मेरा बुरा बोलते हैं, बाकी एक भी लोग ने आज तक मुझे कहीं पे भी कुछ भी गलत नहीं कहा है। कोई भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोलता है, जिनके दिमाग में नेगेटिविटी है वही बोलता है। बाकी लोग देखते हैं कि हम कैसी लाइफ जीते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती है, पर जीना तो अपने हिसाब से ही है और अच्छे से ही है। जितना बुरा होगा उतना हमारा अच्छा होगा, तो बुरा होना देना है। मैं तो अभी भी बोलती हूँ थोड़ा और ट्रोल करो तो मेरे फॉलोवर्स बढ़ जाएँगे, तो मेरी फेसबुक की इनकम स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी हुई है, थोड़ी और ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं तो अभी बोलती हूँ कि करो, कुछ ऐसा काम बोलो मैं करूँ तो आप मुझे वापस ट्रोल करो ऐसा। और तीसरी चीज़ है कि यू आर योर ओन इंस्पिरेशन, ये मेरा स्लोगन है कि आज तक लोगों ने ट्रोल किया, मैं भी ऐसी थी कि रोती रहती थी। लोग मुझे रोतड़ी के ही नाम से जानते थे। रोती हूँ कोई भी अगर मेरे स्कूल में प्रिंसिपल भी कुछ बोलती थी ना, डाँटती भी नहीं थी, फिर भी मैं रोने लगती थी। तो वो फिर एडजस्ट करना सीख गई कि ये अपना उसका दिल थोड़ा कमज़ोर है, तो ये रोएगी ऐसा। मुझे लोगों ने 2 साल तक बहुत परेशान किया, मैं बहुत रोई। फिर मेरे भाई ने एक बार मुझे बोला, "तूने कुछ गलत किया है? सिर्फ़ दान ही लिया है और दान किसी के गले पे चाकू रख के नहीं लिया था या किसी से भीख माँग के नहीं लिया था। सिर्फ़ मेरा रूल यही था कि मैं अगर योगिता जी को जानती हूँ, तो मैं उनको बोलूँगी कि योगिता मैम, क्या आप मेरी ये फ़ोटो है, अपनी प्रोफ़ाइल पे रखेंगी? आपकी प्रोफ़ाइल में से अगर एक लोग भी मुझे ₹100 देगा, तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। तो राइट। मैंने जितने भी लोगों को मैसेज किया है, सिर्फ़ यही मैसेज किया था कि मेरी पोस्ट रखो। मैंने किसी से पैसे नहीं माँगे थे, ना मैं किसी से धमकी दिया था और ना मैंने किसी के साथ मिसबिहेव किया था। मैं सबको भाई और बहन कह के ही बुलाती थी। तो हुँ। मेरे भाई ने बोला कि तूने कुछ गलत नहीं किया है, जिन्होंने दिया है वो अपनी मर्ज़ी से दिया है और ऊपर वाले ने पिछले जन्म का कुछ तेरा बाकी होगा, वो इस जन्म में तुझे ये प्रॉब्लम देके वापिस भेजा है। फिर मेरे में हिम्मत आ गई कि जब तक भगवान आके किसी को बोलेगा नहीं ना कि ये गलत है, तब तक मैं गलत नहीं हूँ। और जब खुद एक्सेप्ट करेंगे ना हम गलत है, तभी हम गलत है। अगर गलत है पता है कि कई बार हमने कोर्ट में सुना है कि वो रहता है जो जिसने गलती की है वो एक्सेप्ट हाँ, नहीं करता है, हाँ। तो फिर भी उसको गुनहगार नहीं माना जाता है। तो मैं तो सही थी और मेरी कोई गलती नहीं थी। तो जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मुझे कोई नहीं हरा पाएगा और आज मैं दुनिया के हर एक लोगों के जवाब दे सकती हूँ अगर किसी ने उँगली उठाई तो, क्योंकि मैं गलत नहीं और गलत हूँ, तो आप लॉ के हिसाब से चलो, संविधान के हिसाब से चलो, मुझे जेल भिजवा दो, पर मैं गलत नहीं हूँ, तो मुझे परेशान मत करो, क्योंकि मैं अपनी खुद की इंस्पिरेशन हूँ, मैं वेरी अपनी ब्यूटीफुल। ताकत हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपसे बात करके सच में बहुत मज़ा आया और चलते-चलते बस एक मेरी छोटी-सी रिक्वेस्ट आपको माननी पड़ेगी। देखिए, आपने संगीत में विशारद किया है, आपको जो बहुत करीब से जानते हैं, वो सब जानते होंगे इस बारे में। तो आप अपना कोई फ़ेवरेट सा गाना गा दीजिए, फिर मैं आपको बिल्कुल फ्री कर दूँगी। एक्चुअली मैंने म्यूज़िक बहुत टाइम से छोड़ दिया है, तो गाना गाने का आज तो मेरे लिए, आज मेरे लिए। पर सच में मुझे वो मतलब गाना गाने में मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, इसीलिए चलेगा, चलेगा। बहुत ज़्यादा
टफ एग्ज़ाम चल रही है और मैं पास हो पाऊँगी, ऐसी कोई चांसेस नहीं आप लग रहा पक्का है। पास हो जाएँगे, आप पक्का पास होंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए गाना गाइए। अभी आप किसी के लिए नहीं गा रही हैं, आप मेरे लिए गा रही हैं। वैसे गाने के टोन पे तो मैं नहीं गा पाऊँगी, पर मेरा जो एक फ़ेवरेट सॉन्ग है, जो क्या हुआ है कि मेरे पुराने वाले दोस्तों ने तो मुझे छोड़ा नहीं है, पर जो ये ट्रोल होने के बाद एक एक ऐसे ग्रुप था, जो जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया है और उनके लिए मैं हर बार वो साथ नहीं है, फिर भी एक लाइन गाती हूँ मेरे फ़ेवरेट सॉन्ग की कि तेरी मुस्कुराहट है ताकत मेरी, उस मुझको उन्हीं से उम्मीद मिली। तो ये गाना मेरे उस भाई के लिए जो आज मेरे साथ नहीं है, पर मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो हर बार यही गाना मेरा उनके लिए रहता है कि वो खुश है, तो मेरे साथ नहीं है, फिर भी मैं खुश हूँ। अरे! क्या बात है, क्या बात है। नेहा जी, आपकी लाइफ़ बहुत इंस्पायरिंग है। आपने अपनी मुश्किलों को ही अपनी शक्ति बनाई और ये बहुत कम लोगों में ये हौसला होता है जो कि अपनी प्रॉब्लम्स को ही अपने लिए ढाल बना लेते हैं या अपने लिए उसी की कश्ती बना ली है आपने, उस पे ही आप ट्रैवल कर रही हैं और जीवन में आगे बढ़ रही हैं। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ आपको और आप आगे बढ़ते रहिए और जिस तरह से आपको लोगों की किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही अपने आप को बनाए रखिए और हम सब लोगों को आप इंस्पायर करते रहिए। थैंक यू सो मच। चलते-चलते अगर आपको किसी को कुछ कहना है तो आप प्लीज़ ज़रूर कहिए। मैं उसे इस प्रोग्राम के माध्यम से कन्वे करूँगी। हुँ, आपका ये जो कन्वर्सेशन है, पहली बार मेरी आँखों से आँसू आ रहे हैं कि इतना अच्छे से मैंने आपसे बात किया और मेरी लाइफ़ की जो अनकही बातें थी, मैं आप तक शेयर कर पाई। 2 बार तो बीच में मुझे रोना आ गया कि सच में मेरी लाइफ़ आपने इतने अच्छे से लोगों के सामने प्रेज़ेंट की और जो क्वेश्चन्स थे, कुछ नए तरीके के, बहुत मज़ा आया और लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी कि हारना नहीं, कितनी भी बड़ी गलती हमने कर दी, अगर वो ऊपर वाला हमें माफ़ कर देता है, तो लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अरुणिमा सिन्हा का भी इंटरव्यू मैंने देखा था, उन्होंने भी इतनी सारी प्रॉब्लम सह के भी एवरेस्ट गए थे और मैं भी इतनी सारी प्रॉब्लम सह के यहाँ तक पहुँची हूँ। सबकी लाइफ़ में बहुत प्रॉब्लम्स है, हारना नहीं है, मरना नहीं है, अगर मैं मर गई होती, तो आज आपके सामने नहीं होती। तो जीना सीखना है हमें खुद को ही। थैंक यू सो मच द ब्रेव हार्ट नेहा एम्प्यूटी। मैं आपके शहर में आऊँगी ना, तो आपके हाथ की चाय पिए बिना बिल्कुल वापस नहीं आऊँगी। पक्का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते।